अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर नंबर 4 में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट। ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक की डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर की वीडियो मौसूल होती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट, कि एक नेशन स्टेट क्या होती है। इसमें हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्टेट क्या होती है। नंबर 2, नेशन की डेफिनेशन क्या है। और नंबर 3 हम देखेंगे फिर अ नेशन स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है स्टेट। व्हाट इज़ अ स्टेट? A state is an independent sovereign government exercising control over a certain specially defined and bounded area whose borders are usually clearly defined and internationally recognized by other states. 3 चीज़ों को इसमें डिस्कस किया है। 3 things have been discussed in this definition. Number 1, a state should be independent. ज़रूरी तौर पर वे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए सोवेरियन, वो स्टेट अपने फैसले खुद कर सके। नंबर 3, उसके बॉर्डर्स को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता हो, दुनिया उसके बॉर्डर्स को तस्लीम करती हो, तो वो एक स्टेट कहलाती है। अब स्टेट के वजूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एक स्टेट कैसे स्टेट कहलाती है। 3 things आर वेरी इंपॉर्टेंट for a state, otherwise a state cannot be called a state. Number 1, population. अगर पॉपुलेशन है तो फिर गवर्नमेंट का वजूद आएगा। अगर पॉपुलेशन ही नहीं है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी, सिर्फ एरिया से स्टेट नहीं कहलाएगी। पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे है टेरिटरी, रकबा होना चाहिए, इलाका होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है सोवेरेंटी। सोवेरेंटी मीन्स एक सोवेरियन गवर्नमेंट हो वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर एक टेरिटरी आपके पास मौजूद है, टेरिटरी को दुनिया रिकॉग्नाइज भी करती है, बट देयर इज़ नो पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन नहीं होगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होगी, जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो स्टेट नहीं बनेगी। तो स्टेट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसमें पॉपुलेशन भी हो, टेरिटरी भी हो और वो सोवेरियन गवर्नमेंट भी रखती हो। मैं इसकी एग्जांपल आपको जो हमारा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका की दे देता हूँ आपको। अंटार्कटिका में आपके पास एरिया मौजूद है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। जब पॉपुलेशन नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। जब गवर्नमेंट नहीं है तो उसको स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया। इसी तरीके से लद्दाख के साथ एक अकासाई चिन एक इलाका है जो डिस्प्यूटेड एरिया, जिस पर चाइना ने कंट्रोल रखा हुआ है। इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा इलाका है। उस एरिया में पॉपुलेशन नहीं है लेकिन उस एरिया का रकबा है, उस एरिया पर कंट्रोल है चाइना का, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो स्टेट नहीं कहलाती क्योंकि उसमें पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन होगी तो गवर्नमेंट बनेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कंपल्सरी हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक नहीं है तो वो स्टेट किसी सूरत भी नहीं कहलाएगी। सपोज कि अगर टेरिटरी नहीं है, रकबा ही नहीं है, तो पॉपुलेशन कहाँ से आएगी? और जब पॉपुलेशन नहीं आएगी तो एक सोवेरियन गवर्नमेंट कैसे आएगी? इम्पॉसिबल। अगर आपके पास जो है वो टेरिटरी है और पॉपुलेशन नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी, डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो वहाँ पे जो है वो स्टेट नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन है और टेरिटरी नहीं है, इलाका नहीं है, तो पॉपुलेशन को आबाद कैसे करना है? तो सबसे टॉप पे जो है वो टेरिटरी आएगी, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन आएगी, तीसरे नंबर पे सोवेरियन गवर्नमेंट आएगी। अगर टेरिटरी ही नहीं है तो पॉपुलेशन भी नहीं आएगी, पॉपुलेशन नहीं आएगी तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लाजिम और मलजूम हैं एक दूसरे के लिए, ये पार्ट एंड पार्सल हैं, इंटेग्रल पार्ट हैं एक स्टेट का। तो तभी स्टेट को जो है वो स्टेट का स्टेटस दिया जाता है। इसके लिए दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती हो, दुनिया मानती हो कि ये पॉपुलेशन, ये गवर्नमेंट जो यहाँ पे बनी हुई है, इस गवर्नमेंट को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इस इलाके के इसके बॉर्डर्स को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये स्टेट कहलाती है। जैसे आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है,
ठीक है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है। एक वर्किंग बाउंड्री है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो शकरगढ़ से लेकर तकरीबन वो कराची के करीब तक, मोनाबाव तक या खोखरा पार तक वो फैला हुआ है। तो वो चूंकि दुनिया उस बॉर्डर को रिकग्नाइज करती है, इसलिए पार्टीशन का वो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। जबकि एलओसी और वर्किंग बाउंड्री को दुनिया डिस्प्यूटेड समझती है, इसलिए जो है उसको रिकग्नाइज नहीं करती। तो ज़रूरी है कि दुनिया उसके बॉर्डर्स को रिकग्नाइज करे, मस्ट है। अगर दुनिया उसे रिकग्नाइज नहीं करती तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी। तो दुनिया में और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको अभी तक एक जो है स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर या तो गवर्नमेंट नहीं है उस लेवल की, या फिर उसकी पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, या फिर पॉपुलेशन है, लोग हैं, कौम है, किसी जगह आबाद है, लेकिन वो कौम जो है अपने पास रकबा नहीं रखती, टेरिटरी नहीं रखती। तो आइए ज़रा इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आते हैं कि स्टेट के बाद नेशन क्या होती है। व्हाट इज़ अ नेशन? A nation is a group of people who see themselves as a cohesive and coherent unit based on shared cultural or historical criteria. इस डेफिनेशन में दो चीजें हैं। नेशन तभी नेशन कहलाती है जब उसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यूज एक जैसी हों, अदरवाइज वो नेशन नहीं कहलाती। अब दुनिया में नेशंस कौन सी हैं जिनको ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, जिनको एज ए नेशन दुनिया तस्लीम करती है? उसमें जर्मन एक कौम है, उनका कल्चर एक जैसा है, उनकी हिस्ट्री एक जैसी है। फ्रेंच एक कौम है, उनका कल्चर और हिस्ट्री एक जैसी है। ब्रिटिश एक कौम है, उनका कल्चर एक और हिस्ट्री एक जैसी है। टर्किश एक कौम है, उनका कल्चर और हिस्ट्री एक जैसी है। अरब्स एक कौम है, उनकी कल्चर और जो है वो हिस्ट्री एक जैसी है। ईरान, जिसको फारस कहते हैं, वो भी एक कल्चर और हिस्ट्री रखती है। तो इसलिए ये नेशंस हैं, ये कौमें हैं, इनका कल्चर और इनकी हिस्ट्री एक जैसी है, इसलिए इनको नेशंस के तौर पर जाना जाता है। नाउ वी कम टू द नेशन स्टेट। अब यहाँ तक बात काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी कि नेशन स्टेट होती वो है जो जिसमें मेजॉरिटी जो है उसका कल्चर और उसकी हिस्ट्री एक जैसी हो। अगर उसकी कल्चर और हिस्ट्री एक जैसी नहीं है तो वो नेशन स्टेट नहीं कहलाएगी। यानी एक नेशन जब अपनी स्टेट हासिल करती है तो वो नेशन स्टेट कहलाती है। नीचे डेफिनेशन दी हुई है, अ नेशन स्टेट इज द आइडिया ऑफ अ होमोजीनियस नेशन गवर्न, एक जैसी कौम जो है वो जो हुकूमत कर रही होती है बाय इट्स ओन सुवेरियन स्टेट, अपनी ही जो है खुद मुख्तार रियासत में, वेयर ईच स्टेट कंटेन्स वन नेशन, जहाँ हर रियासत का एक अपनी कौम होती है। यानी एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी रियासत जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग टू सेम कल्चर एंड सेम हिस्ट्री, तो तब वो जाके नेशन स्टेट कहलाती है। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडिया, इसका जो नेशन स्टेट का तस्वुर है वो 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया था उसके बाद ये उभर के आया, जब कौमों को, जब नेशंस को एक लिमिटेड हद तक जो है ना सुवेरेनिटी दी गई, उनको इंडिपेंडेंस दी गई। तो फिर कौमों ने जिस जिस जगह पे कौमें आबाद थीं और मेजॉरिटी भी थी, उन्होंने वहाँ पे एक स्टेट बना ली, और वो स्टेट जो है उसमें जो मेजॉरिटी थी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एक ही कल्चर और एक ही हिस्ट्री से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको नेशन स्टेट का दर्जा दिया गया। जबकि जहाँ पे मुख्तलिफ कौमें और उनका रेशियो जो है वो तकरीबन सिमिलर टाइप था, उनको नेशन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। अब हम अगर इंडिया की तरफ आ जाते हैं तो इंडिया इज़ नॉट अ नेशन स्टेट, क्योंकि इंडिया जो है उसमें हिंदू, मुसलमान और जो है सिख आबाद हैं। तो मुसलमानों और हिंदुओं का रेशो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों की भी काफ़ी जो है वो तादाद वहाँ पे आबाद है, इसलिए वो एक नेशन नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ टू नेशन थ्योरी आई। टू नेशन थ्योरी क्यों आई कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि देयर आर टू नेशंस exercising in the subcontinent and they are totally different from each other. Their outlook on life, their way of living, their culture, their domestic life, their economic life totally are different from each other. तो वो दोनों चूँकि एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, इसलिए उसे नेशन स्टेट का दर्जा तो दिया ही नहीं जा सकता, तो वो नेशन स्टेट नहीं है। इसी तरीके से रशिया को हम नेशन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि रशिया के साथ उसकी जो यूएसएसआर था, जिसके साथ बाकी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, अज़रबैजान,
उसके बाद जॉर्जिया, उसके बाद यूक्रेन, ये रियासतें उसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन ये नेशन स्टेट नहीं थी, एक नेशन नहीं थी। इसमें डिफरेंट कल्चर, इस्लाम भी था, बुद्ध मत भी, क्रिश्चियन भी, तो सारे ये मिक्सअप हुए थे, इसलिए इसे नेशन स्टेट का दर्जा नहीं मिल सका। अमेरिका को नेशन स्टेट का दर्जा नहीं मिल सका क्योंकि अमेरिका में पूरी दुनिया से आकर लोग आबाद हुए, कोई एक नेशन वहाँ पे नहीं रहती है। तो नेशन स्टेट जो है ना, जैसे मैंने आपको टर्की, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अरब ममालिक और ईरान वगैरह, ये वो थी जो नेशन स्टेट के तौर पर आई। तो आप कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्टेट एक ऐसी होती है जिसमें आपकी जो है एक इंडिपेंडेंट सोवेरियन गवर्नमेंट होती है और उसके बॉर्डर्स को दुनिया रिकग्नाइज करती है। नेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल विच बिलोंग टू सेम कल्चर एंड सेम हिस्ट्री, और नेशन स्टेट वो होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू सेम कल्चर एंड सेम हिस्ट्री। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन। ये हमारा जो है टॉपिक इस अपने आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसमें हमने देखना है कि कॉन्फेडरेशन क्या होती है और फेडरेशन क्या होती है। अब मैं डेफिनेशन पहले कर देता हूं कि कॉन्फेडरेशन आर voluntary associations of independent states that to secure some common purpose agree to certain limitations on their freedom of action and establish some joint machinery of consultation or deliberation। तो कॉन्फेडरेशन जो होती है वो ऐसी इत्तेहाद होता है जिसमें रियासतें जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं और उनका मकसद एक होता है, ताकि वो चाहते हैं कि हम अपनी मशीनरी को कंसल्टेशन के साथ और डेलिब्रेशन के साथ रन कर सकें। रियासतों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? कॉन्फेडरेशन कहलाता है। अब फेडरेशन में क्या फ़र्क होता है? ये स्लाइड सा डिफरेंस है, तो वो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको कन्फ्यूजन को आज दूर कर देता हूँ। फेडरेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टेट। ऊपर वाला भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, वो भी एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स है, नीचे भी एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन जो फेडरेशन है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑन अ रीजनल बेसिस। ये वो ग्रुप है जो रीजनल यानी इलाकाई बुनियादों पर कायम होता है। जो कॉन्फेडरेशन है उसके लिए शर्त नहीं है कि वो इलाकाई बुनियादों पर हो, वो दूर दराज भी हो सकती हैं। लेकिन जो अपने फेडरेशन है वो उसी रीजन में मौजूद हो। रीजन से मुराद वो इलाका, जैसे एशिया है तो एशिया पूरा एक रीजन है। अगर एशिया की स्टेट्स आपस में मिलती हैं तो वो फेडरेशन कहलाएंगी। अगर एशिया की किसी मुल्क के साथ अगर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट की, मसलन अगर रशिया के साथ कोई यूरोप की स्टेट मिल जाती है तो वो कॉन्फेडरेशन होगी, वो फेडरेशन नहीं होगी। तो क्या है? ऑन अ रीजनल बेसिस दैट इस्टेब्लिश सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मशीनरी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू सुपरवाइज जॉइंट एक्टिविटीज़, यानी इकट्ठी एक्टिविटीज़ करने के लिए वो जब आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? वो फेडरेशन कहलाती हैं। अब इंडिया जो था इसकी तकसीम से पहले बड़े सगीर की तकसीम से पहले, बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दैट वाज अ फेडरेशन, क्योंकि उसमें बांग्लादेश, ये हमारा पाकिस्तान और 565 स्टेट्स थी इंडिया की जो आपस में कोलैबोरेशन करके उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई हुई थी जो पूरे इस एरिए को कंट्रोल करती थी। तो लिहाजा ये एक फेडरेशन थी, क्योंकि नंबर 1 तो ये रीजनल थी, नंबर 3 ये था कि एक ही एरिए में ये वाक़या थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज के बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये दोनों ममालिक एक ही मुल्क का हिस्सा थे। तो ये भी एक फेडरेशन थी, and that was a unique federation in the world because between the two parts of the federation there was 1800 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये दुनिया की अजीब सी और यूनिक सी फेडरेशन थी कि दोनों हिस्से जो हैं एक ही फेडरेशन के दो हिस्से, उनके दरमियान 1800 किलोमीटर का फासला हो। तो ये दुनिया की वाहिद फेडरेशन थी, वरना दुनिया में कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है देखी कि जिसमें आपस में इतना डिस्टेंस हो। तो ये भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे, यानी वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो थे, ये दोनों एक फेडरेशन के तौर पर काम करते रहे। आज भी इंडिया फेडरेशन है, क्योंकि 565 स्टेट्स हैं इंडिया में जो आज भी
इंडिया के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करती हैं, उनके साथ कोलेशन में शामिल हैं और उनके साथ मिली हुई हैं, तो ये फेडरेशन है। उसके बाद एक फेडरेशन जो आज दुनिया में मौजूद नहीं, वो है यूएसएसआर की, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशियन। वो जो रियासतें थी, कोई 15 रियासतें, जो 1990 में यूएसएसआर जो है वो जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो अलग हो गई, तो वो भी एक फेडरेशन थी, क्योंकि ये जो रियासतें थी इसी इलाके की थी, ये रीजनल थी और इनके बॉर्डर्स जो हैं वो रशिया के साथ मिलते थे, तो दैट वाज अ फेडरेशन। अब मैं थोड़ा यूएसए की तरफ जाता हूँ, तो यूएसए स्टार्ट में जो है वो कन्फेडरेशन थी, कि उसमें कुछ रियासतें ऐसी थी जो उसके साथ लिंक नहीं करती थी, लेकिन बाद में जो है वो वही रियासतें रह गई जिनके आपस में बॉर्डर्स मिलते हैं। तो अब जो यूएसए है वो भी अब एक फेडरेशन के तौर पर वर्क कर रहा है। उसमें सारी रियासतें जो हैं उन्होंने एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है जो पूरे यूएसए को जो है रन करती है, इसलिए वो अब फेडरेशन के तौर पर काम करती है। तो चार बातें जो मैंने आपको बता दी, एक तो आपको नेशन का बता दिया, स्टेट का बता दिया, नेशन स्टेट का बता दिया, कॉन्फेडरेशन क्या होती है और फेडरेशन क्या होती है, ये 5 बातें हैं। नाउ वी कम टू द आवर ओन टॉपिक। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो था नेशन स्टेट का। तो एक नेशन स्टेट जब वजूद में आती है तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस हैज़ टू फेस दिस नेशन स्टेट। नंबर 1, डोमेस्टिक। एक नेशन स्टेट को डोमेस्टिकली भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो रेशो होता है एक नेशन का दूसरी नेशन के साथ वो कम होता है, इस वजह से वहाँ पे अफरा तफरी और मामलात ख़राब हो सकते हैं। जैसे मैं इंडिया की मिसाल दे देता हूँ कि इंडिया में सिखों ने भी फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, मुसलमानों ने भी फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की है, तो वो एक इंटरनल और डोमेस्टिक इशू है जो इंडिया को जिसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया रीजनल इशूज़, इलाकाई इशूज़ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर का इशू है जो अब इंटरनेशनलाइज हो चुका है, या उसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो रियासतें हैं मणिपुरा और त्रिपुरा, जो रियासतें, नागालैंड है, उसके बाद असम है, उसके बाद सिक्किम है, ये रियासतें हैं जहाँ पे मामला चल रहे हैं, हालात ख़राब हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? ये रीजनल इश्यूज़ कहलाते हैं। या जो है हमारे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो बर्मा में हो रहा है, यानी म्यांमार में हो रहा है, वो दैट इज़ आल्सो अ रीजनल इशू। तो ये वो होते हैं जो रीजनल इश्यूज़ कहलाते हैं, जिनको रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे अफ्रीका में कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हमने कभी डिस्कस नहीं किया या हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो रीजनल इश्यूज़ हैं। इस तरीके से मिडल ईस्ट में जो है आपस में उनके क्लैशेज़ हैं, तो वो भी रीजनल इश्यूज़ कहलाते हैं। यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन में कई मसाइल मौजूद हैं। अभी इंग्लैंड के में भी एक प्रॉब्लम आया था यूरोपीय यूनियन के साथ, तो वो जो उनके दरमियान रिलेशन मौजूद हैं, उनके दरमियान इश्यूज़ मौजूद हैं, वो भी रीजनल इश्यूज़ कहलाते हैं। लेकिन जब उन्हें यूनाइटेड नेशन में ले जाया जाता है तो फिर वो इंटरनेशनलाइज हो जाते हैं। अब जैसे कश्मीर था, कश्मीर पहले जो है वो एक बायलैटरल इशू था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, फिर वो एक रीजनल इशू बना, उसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो गया। तो फिर उसके बाद जब इंडिया जो है उसे यूनाइटेड नेशन में ले गया 1949 में, तो फिर वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। तो पहली चीज़ है, स्टेट को जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे स्टेट को जो है रीजनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, और थर्डली जो है इंटरनेशनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। ये वो इश्यूज़ होते हैं जो उसकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा होते हैं, यानी एक स्टेट के क़याम के लिए, एक स्टेट को कायम रखने के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए द स्टेट हैज़ टू फेस सच काइंड ऑफ 3 issues, 3 challenges to maintain its sovereignty, to maintain its security। तो ये 3 इश्यूज जो हैं उसको स्टेट को जो है वो फेस करना पड़ते हैं। अगर तो स्टेट में पावर है, अगर स्टेट में रिसोर्सेज हैं, अगर स्टेट के जो स्टेट होल्डर्स हैं, जो है स्टेक होल्डर हैं स्टेट के, अगर तो वो स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, तो फिर उस स्टेट के डोमेस्टिक, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो एक स्टेट जो है वो किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। तो ये इतने आसान नहीं होते। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में BLA एक मूवमेंट चल रही है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान में एक्टिव है और वो इंसर्जेंट हैं, वो इंसर्जेंसी कर रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए इश्यूज़ हैं। तो वो हमारा एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है जिसको इंडिया रीजनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये बल्कि इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के रियासत को जो है वो
3 किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का जो है आपका टॉपिक था। इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी ज़रूर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।